नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, है ना, अब हमारा चला हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस बेंच। इसमें हम लगातार मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस, है ना, कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, है ना, तो जरूर आपको ये चीज़ अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए। तो आज का क्लास का पहला सवाल देखिए, ये रहा, और इसी से आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सवाल है, तीन साझेदार ए, बी और सी ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ साझा किया। एक नया भागीदार डी इनमें शामिल हो गया, जिसने प्रत्येक ए और सी के आधे हिस्से, कितने आधे हिस्से लिए। यदि डी के लाभ का हिस्सा अब 100 रुपये हो, अब डी का हिस्सा कितना हो, लाभ का हिस्सा 100 रुपये, तो कुल लाभ क्या है? तो जो डी है उसने क्या लिया है, ए और सी के आधे हिस्से लिए हैं लाभ के। तो जो डी हो गया, देखिए यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। आप अच्छे से जानते हैं जो उनके धन का अनुपात है वही उनके लाभ का अनुपात बन जाता है, साझेदारी का सवाल है। तो 2:3:4। अगर हम बात करें ए और सी के हिस्सों की, तो ए का यहाँ पे फिलहाल 2 होगा और सी का कितना, 4। उनका आधा हिस्सा, तो 2 और 4 6, 6 का आधा हिस्सा कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि डी का जो हिस्सा हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3 बन जा रहा है। डी का हिस्सा यहाँ पे ए और सी का आधा करने पर 2 और 4 6 का आधा 3 हुआ, और वो 3 जो डी का मान है वो कितने रुपए के बराबर बताया, 100 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 3 अनुपात यहाँ पे किसके बराबर होगा, 100 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 100/3 के हो जाएगा। अब यहाँ 3 से बटे में ले जाइए आप इसको, है ना, इस 3 को क्या ले जाइए, बटे में। तो यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ 3 आ गया। कहा क्या है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ की बात करते हैं, इन्हें जोड़ लेंगे हम, है ना। तो 2 और 3 5 और 4, है ना, 9। तो कुल लाभ के लिए हमें अनुपात कितने का मान निकालना पड़ेगा, 9 का। तो 1 का मान 100/3, तो 9 का लाभ कितना होगा, 100/3, और गुणा क्या कर देंगे हम, 9 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, जो कि हमने जोड़ के लाए हैं। तो 3 3 9 हो गए, और 3 गुणा 100, तो हमारा कुल लाभ जो हुआ कितना हुआ, 300। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। देखिए हमारा आंसर हुआ डी, और बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो देखिए अब इस सवाल को करते हैं। क्या कहा सवाल में, 20% और 10% के दो क्रमिक का मतलब लगातार, पहले एक छूट 20 की होगी, अगली कितने की होगी, 10 की होगी। दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 954 रुपये में बेचा गया। तो बेचने का मतलब ये 954 क्या हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं हम किससे करेंगे, पहाड़ी ट्रिक से करेंगे, और उम्मीद है आप इससे परिचित हैं। और अगर आप नहीं जानते तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, आर अग्रवाल का मैथ देखिए, वहाँ पे लाभ हानि की जो पहली वीडियो, अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो भी देख लेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि इसमें हम इस तरीके से बात करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो 954 क्या है, हमारा विक्रय मूल्य, और आप जानते हैं विक्रय मूल्य हम यहाँ पे लिखते हैं, और अंकित मूल्य जो होता है वो यहाँ पे इस तरीके से हम लिखते हैं। और छूट बीच में, तो एक छूट कितनी है, 20% की, और एक कितने की है, 10% की है। ठीक है, और विक्रय मूल्य जो है हमारा वो कितना है, 954 रुपये है, 954, और हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य। तो हम क्या करेंगे, देखिए 954 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये नीचे जाएगा, तो ये जो चीज़ है ये क्या आ जाएगी, 100, है ना, बटे में कितना आ जाएगा, 80। देखिए ये चीज़ 100 में से घटी है, और नीचे क्योंकि हम विक्रय से कहाँ जा रहे हैं, अंकित को निकालने नीचे की तरफ, ये भी ऐसे ही होगा 100, और ये कितना हो जाएगा, 90। अब हम कैलकुलेशन कर देते हैं। तो चलिए देखिए, है ना, 2 जीरो काट दीजिए, पहले इधर काट देते हैं, 9 से इधर काट देते हैं, तो 9 एकम 9, 9 छिक 54। आप 4 से काटना चाहे 4 से काटिए, 4 से 2 बार कट गया, 4 से कितनी बार गया, 25 बार। 2 से इसको काटिए, 2 पंजे 10, है ना, 2 तिये 6। तो हमें 53 और 25 की क्या करनी है, गुणा कर देनी है। तो चलिए कर देते हैं, 25 तिये 75, 5 7, 25 पंजे 125, और 7 132। तो इस तरीके से हमारा जो अंकित मूल्य है वो कितना आया, 1325 रुपये, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। उम्मीद है क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए अब इस सवाल को करते हैं, तो एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। सवाल क्या है, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात, यानी गति मतलब चाल, है ना, गति हम अच्छे जानते हैं, ये हो गया चाल का अनुपात, कितना दिया हुआ है, 5:6। और क्या कहा, जो दूसरी रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी, यहाँ से समझ लीजिए कौन सी गाड़ी के बारे में बात हो रही है, दूसरी गाड़ी की, ये 5 घंटे में कितना चलती है, 450 किलोमीटर। तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या थी, तो हमें पहली की बतानी, दूसरी की उन्होंने हमें बता दी कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्होंने दूरी दे दी और कितने दे दिया, समय दे दिया। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल अगर हम निकालना चाहें, तो जैसे कि हमें पता है
है ना, कि चाल क्या होती है, दूसरी रेलगाड़ी की हम चाल निकाल लेते हैं, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी बटे समय, तो दूसरी रेलगाड़ी का इन्होंने हमें दूरी और समय दोनों दिया हुआ है। दूरी कितनी दे रखी है 450 और समय कितना 5 घंटे, 45। तो दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बात अच्छे से समझ गए हम, है ना। हमने पहले ही चाल निकाली है। अच्छा यहाँ पे चलते हैं जहाँ शुरुआत में था। तो क्या कहा था शुरुआत में इन्होंने हमें कि जो चाल है उसका अनुपात क्या है, चाल। तो चाल का अनुपात कितना दिया था 5:6। तो जिस हिसाब से अगर हम देख लें तो पहली रेलगाड़ी की चाल का अनुपात जो है वो कितना बैठ रहा है 5, है ना, और दूसरी का जो बैठ रहा है अनुपात वो कितना बैठ रहा है 6। दूसरी रेलगाड़ी का जो अनुपात बैठ रहा है वो कितना बैठ जा रहा है 6 बैठ जा रहा है। तो अगर हम समझें कि दूसरी रेलगाड़ी का जो अनुपात है चाल का वो 6 है और यहाँ कितना है 90, तो हम इस 6 को किसके बराबर ले लें 90 की। किसके बराबर ले 90 की। तो यहाँ से देखिए 1 का मान कितने का बराबर आएगा, है ना, 15×6 = 90। तो 1 अनुपात जो है वो कितने के, इसे नहीं लिखते अनुपात में ना, दोनों तरफ यूनिट खत्म ही है। तो 1 बराबर अनुपात के कितना हो जाएगा 15 के। तो पहली रेलगाड़ी है उसका अनुपात कितना है हमारे पास 5। तो 1 का मान अगर 15 है तो 5 का मान क्या होगा 5 × 15। तो 15 × 5 कितना 75। तो ये दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल आई है ना 75 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा आंसर हो गया है डी। और बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं, काफी आसान सा सवाल है, देखते हैं क्या है। 4/5 और 2/3 के बीच का अंतर क्या है। तो अंतर मतलब हमें क्या करना है घटाना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 4/5, ठीक है ना, और उसमें से हमें क्या घटाना है 2/3। तो सीधे चलिए एलसीएम लेंगे हम। 5 × 3 5 × 15, ठीक है ना, 3 की 4 में गुणा, 4 × 12 और 5 की 2 में 5 दूनी 10। तो 12 में से 10 गए कितने बच गए 2, 2/15। बस अंतर के लिए हमने घटा दिया, हमारा आंसर आया है बी। और बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं, है ना, काफ़ी बढ़िया सवाल है। और इसके लिए हमें पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट पे एक बार है ना समझ लेते हैं। वैसे आपको पता हो सकता है इसका, अच्छी बात है, पर एक बार हम चर्चा जरूर करने वाले हैं। तो 3 अंकों की एक संख्या ABC है, जिसमें A सैकड़े स्थान पर, B दहाई के स्थान पर और C जो है इकाई के स्थान पर है। जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं, अगर कोई संख्या है मान लीजिए आपकी इस तरीके से, तो पहली इधर संख्या को हम इकाई, फिर दहाई और फिर क्या कहते हैं सैकड़ा कहते हैं। तो ये कह रहे हैं इकाई पे क्या है C है, दहाई पे क्या है B बता रहे, और ये इस तरीके से। तो इस तरीके से एक संख्या बता रहे हैं ABC, है ना। इस संख्या को ABC जैसे हमने यहीं पे उदाहरण लिया है 358 का ही। तो अगर इसे 2 बार लिख दें, जैसे 358 इस तरीके से हम लिख दें, कोई भी 3 अंकों की संख्या हो सकती है। जैसे ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर रख लिया है इसको। आगे क्या लिखा है, तो इस तरीके से पुनः लिखा गया हो, यानी कि 2 बार लिख दिया गया हो, इस तरीके से एक संख्या बना ली गई हो। तथा अब इस संख्या को 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया गया, तो परिणाम क्या होगा। देखिए पहले तो आपने कभी ना कभी ये पढ़ लिखा होगा रूल कि अगर कोई भी 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो जाए, इस तरीके से कोई भी 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट हो जाए, है ना, तो वह संख्या 7 से, 11 से, 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये आपको पता होगा, है ना, और नहीं पता तो ध्यान रखिए इस बात का कि 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट हो जाए वह इनसे पूर्णतः विभाजित होती है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये इस तरीके से बन सकता था कि बताइए अगर एक 3 ABC 2 बार रिपीट हो तो वो निम्न में से किससे विभाजित होगा। ये ऑप्शन में हो सकते थे कि 7, 11, 13 और डी सभी, तब हमारा सभी आंसर होता। लेकिन यहाँ पे एक कदम और बढ़ के इन्होंने हमारे से, है ना, बात को पूछ लिया है। तो क्या, देखिए इनका लघुत्तम समापवर्तक इन नंबरों का, यानी कि 7, 11 और 13 का एलसीएम क्या होगा। हम जानते हैं ये क्या है अभाज्य संख्या, इनका एलसीएम जो होगा इनकी मल्टीप्लाई होगी, तो हम इनके गुणा करते हैं। चलिए गुणा करके देखते हैं क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए 1001 आएगा, पर कर लेते हैं एक बार गुणा। 11 × 7 = 77 और 13 से गुणा करेंगे, 13 × 7 = 91, है ना, 91 और फिर 9 जोड़ेंगे आप, इस तरीके से 100, यानी कि कितना आ गया 1001। अब ये 1001 जो एलसीएम आया है 7, 11, 13 का, इसमें कोई खास बात, बिल्कुल खास बात है। आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप किसी संख्या की, वो भी 3 अंकों की संख्या की, जैसे इसमें किसी भी 3 अंकों की संख्या की, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल 432 ले लेता हूं मैं, अगर इसकी गुणा यहाँ करी जाए तो ये देखिए गुणा करके देखिए कितना आएगा 432 2 बार आएगा, है ना, 432 ये आएगा, है ना। इसकी गुणा करेंगे आप 2, फिर 43 हासिल पहुंचाएंगे, वो जब 0 में आएगा तो 4 और 3 वापस आ जाएगा, फिर इसमें एक बार गुणा होगी तो ये 2 बार रिपीट हो जाएगा। किसी भी 3 अंकों की संख्या के 1001 में आप गुणा करते हैं तो वो संख्या 2 बार रिपीट होनी है। अभी यहाँ पे आपको खुद ही कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास एक संख्या ABC, ठीक है,
और इसे अगर आपने 2 बार लिख दिया इस तरीके से और उसे इससे भाग दे तो क्या आएगा। तो आप क्या समझिए, आपको जानकारी क्या है कि दरअसल अगर ABC एक 3 अंकों की संख्या है और उसमें अगर आप किससे इनके एलसीएम अर्थात 1001 से क्या करते, गुणा ही करते, तो संख्या क्या होती भाई, 2 बार रिपीट होती। ABC इस तरीके से होती। अब ये कह क्या रहे कि इस ABC को अगर इनके एलसीएम 7, 11, 13 जो कि कितना है 1001 से भाग दे तो क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा ABC। अगर आप इसे भाग में भेज दें तो आपको क्या समझ में आ रहा कि ABC जो कि 2 बार रिपीट संख्या, अगर आप इस एलसीएम यानी कि 1001 को यहाँ पे भाग में लेके जाते हैं तब इसका मान, क्योंकि गुणा इससे इसमें इससे गुणा करके ये आया, तो अगर ये भाग में आया तो क्या बचेगा, इधर ABC बचेगा, है ना। ABC को 1001 से भाग देकर क्या बचेगा, ABC बचेगा, है ना। सिंपल है, यहाँ पे समझिए ना आप इस तरीके से। पहले एक तरीके से ऐसे देख लीजिए कि 432 को अगर हम 1001 से क्या करते हैं गुणा, तो 432 है ना, 432 इस तरीके से आ रहा है। तो अगर इसे गुणा करने से ये आ रहा है डबल, तो अगर इसे वापस भाग कर दें, है ना, हम क्या करें इस नंबर को 432 को अगर 1001 से भाग कर दें तो क्या आएगा, एक बार 432 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या कह रही है, ये 3 अंकों की कोई संख्या ABC जो 2 बार लिखी हुई है, उसे आप एलसीएम से भाग दें तो क्या आएगा, ABC आएगा। क्या कह रहे हैं हम, ABC। तो उम्मीद है क्लियर है। ऑप्शन कौन सा हुआ बताओ, ABC कौन सा है, ये रहा ए आंसर, है ना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए अब इस सवाल को देखते हैं। अरे काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सवाल के लिए, क्योंकि ये जैसे कि ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं ना, और वहाँ पे त्रिगुणात्मक था, यहाँ पे घनानुपाती वर्ड यूज किया है, लेकिन एक ही बात है, इस बात को समझेंगे हम जरूर। तो आ चुका है पहले पेपर में, यदि 10x + 5 अनुपात 42x + 8 कोमा लगा हुआ है 5:8 के लिए घनानुपात हो, है ना। तो अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो ऐसे ही किसी एक में त्रिगुणात्मक का बात हुई थी, वहां पे भी हमने घन ही करा था, यानी कि 3 पावर। तो त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक या फिर घनानुपात एक ही बात है, यानी कि पावर क्या करनी पड़ेगी इस अनुपात की, 3 से गुणा नहीं करना त्रिगुणात्मक में या घनानुपात में, दोनों ही अवस्थाओं में घन करना पड़ेगा। तो इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 10x प्लस कितना 5 बटे कितने हैं, देखिए यहाँ पे 42x + 8 और यहाँ पे है 5/8। तो हमें क्या करना है, इनका घन कर देना है इस तरीके से, है ना, घन कर देना है। तो क्या होगा ये 10x + 5 बटे 42x + 8 बराबर 5 का घन कितना 125 बटे 8 का घन कितना 512। अब देखिए थोड़ी बहुत आपको लग सकता है यार इतने बड़े नंबर क्यों होंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों होगी। अब है सवाल पेपर में आया हुआ है तो है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसा भी है उसे हल करिए। तो क्रॉस करते हैं हम, जनरली सिंपल सी बात है। वैसे अगर इसे हल करेंगे आप, x की वैल्यू कितनी आएगी, सीधे 12 आएगी, है ना। और क्योंकि क्या पूछा है, x की पावर 3 पूछा है, तो x की पावर 3 का जो मान है 12 का घन वो कितना हो जाएगा 17, 28। लेकिन सारा लॉजिक तो इसे हल करने में ही है, थोड़ा बहुत टाइम जितना भी जाना है वो हल करने में जाएगा। तो 10x + 5 बटे में 42x + 8 घनानुपाती बताए 5/8 के। तो यहाँ क्या कर हमने घन कर दिया, पावर कितनी कर दी 3, जो कि 5 का 100 है ना, 5 × 5 × 5 5 × 25 5 125, ऐसे 8 का घन कितना 512 हो गया। क्रॉस करेंगे x का मान 12 आएगा, बेफिक्र देखिए करते हैं। तो यहाँ पे कितना देखिए 512 है ना, ये ना यहाँ गुणा में भेज दिया किसके 10x प्लस किसके 5 के, और यहाँ पे 125 और गुणा में क्या है 42 और x + 8। चलो खैर इसकी गुणा में यहाँ करते हैं तो 5120 x प्लस 5 की गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 6, 5 5 25, तो ये आ गया। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो इसको हम कर लेंगे 250 और इसको कर लेंगे 21। अब करेंगे गुणा 21 0 21 5 105 और 21 दूनी 42 और 52। तो यहाँ पे गुणा आ जाएगी ये x है साथ में प्लस 125 × 1000 होता है, ये हमको अच्छे से पता है 125 × 1000। तो चलिए x को एक तरफ करते हैं, ये बड़ा है तो इधर लेके जाएंगे। तो 5250x में से 5120x घटेंगे, ये इधर आएंगे 2560 में से 1000 घटेगा इधर आके, तो इधर क्या बचेगा 1560 बचेगा। और इधर देखिए घटाइए 0, 5 में से 2 गया फिर 3 बच गए, है ना, और 2 में से 1 गया 1 बच गया, और यहाँ पे x है तो 0 गए, है ना। यहाँ पे देखिए 13 कम 13, 13 दूनी 26। तो जैसे कि हमने कहा था x की वैल्यू कितनी आई है 12 आई है, और पूछा क्या था x की पावर 3, तो x का घन 12 का घन कितना होता है 1728। तो ऑप्शन कौन सा हुआ सी। और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए अब इस सवाल को करते हैं, है ना। ऐसे सवाल यानी कि चार्ट पे या पाई चार्ट पे, है ना, तो हमें जरूर समझना है ध्यान से और बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए
पूरे सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और इसका मतलब समझेंगे हम लोग। तो पाई चार्ट एक जो कि यहाँ पे ये चार्ट 1 है और ये हमारा चार्ट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बना दिया है। तो चार्ट 1, तो एक किसी व्यवसाय में चार भागीदार ए बी सी डी, मैंने यहीं पे लिख दिया है, यहाँ पे डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी इस तरीके से आप समझेंगे, चार भागीदार के लाख रुपए में निवेश को दिखाता है। तो ये जो निवेश है परसेंटेज में लाखों रुपए का निवेश है, इसको दर्शाता है। और पाई चार्ट 2 यानी कि ये वाला चार्ट, ये वाला इधर, प्रत्येक भागीदार को व्यवसाय के लिए किए गए कार्यों के घंटों की संख्या में दिखाता है। तो ये निवेश यानी कि कितने रुपए किसने लगाए हैं उसमें दिखाता है, और ये कितने व्यवसाय में किसने कितना समय कितने घंटे बिताए हैं उस हिसाब से उन्हें लाभ मिलेगा इस चार्ट के अनुसार। इस व्यवसाय में 24 लाख रुपए का लाभ है। इनका जो टोटल लाभ है वो कितने का है, कुल लाभ 24 लाख रुपए, कुल लाभ यहाँ पे लिख लेंगे 24 लाख, जीरो नहीं लगाते, बिना उसके ही लिखते हैं, 24 लाख लिखा सीधा, है ना। 24 लाख रुपए का लाभ है। इस लाभ का आधा निवेश, तो 24 लाख का आधा करेंगे 12, 24 लाख का आधा यानी कि 12, आधा निवेश के अनुपात में, यानी कि जो 12 लाख रुपए हैं वो तो इस हिसाब से, है ना, और बाकी वितरित किया गया। और शेष लाभ, तो शेष भी आधा बच गया, तो 24 में था आधा 12, तो शेष कितना, वो भी 12, आधा बचा हुआ वो भी, है ना। वो किस अनुपात में, घंटों की संख्या के अनुपात में, यानी कि इस चार्ट जो कि घंटों पे आधारित है इसके अनुपात में। तो हमें किसका, डी को कितना लाभ मिला। तो अगर हम बात डी की करें तो डी यहाँ पे 20% मिलेगा और यहाँ पे डी को कितना मिलेगा, 17%। हमें डी का निकालना है। तो 24 लाख रुपए का कुल लाभ है, जिसमें से आधा 12 लाख रुपए, और इस अनुसार यानी कि निवेश के अनुसार जो कि चार्ट नंबर 1 हमें दिया हुआ है उसमें से 12 का 20% मिलेगा। तो 12 लाख का 20%, तो 20/100 करिए, तो 12 दूनी 24, यानी कि 2.4 लाख रुपए उसको यहां से मिलेंगे, है ना। 12 लाख जो कि 24 लाख का आधा है, उसका 20% जो कि कितना आया, 2.4 लाख, उसे यहां से मिल जाएंगे पहले चार्ट के अनुसार। और दूसरे अनुसार उसे बाकी शेष 12 लाख में से कितने परसेंट मिलेंगे, 17। तो 12 का 17%, चलिए गुणा कर लेंगे, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, तो ये कितना हो जाएगा आपका, है ना, 20 पॉइंट, अब यहाँ पे 2.04 लाख रुपए। तो यहाँ पे पहले कितना मिला है, 2.4, और यहाँ पे क्या मिला है, 2.04। तो पहले में से डी को मिले हैं 2.4 लाख और बाद में मिले हैं यहाँ से 2.04। तो अगर इन्हें जोड़ दें तो कितने लाख रुपए बैठ के, 4 पॉइंट यहाँ पे 2 2 4, तो 4.44 लाख, जो कि हमारा कौन सा, ए ऑप्शन है। तो उम्मीद है आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं ना। एक बहुत ही आसान सा सवाल हमारे सामने है, हल करना है इसको। तो ये इसके विकल्प है, तो यहाँ पे यहीं पकड़ देते हैं। तो 11 3 33, है ना, और ये 8 से कितनी मर गया, 7 बार, बस काट दिया हमने, 7/3। और आपको पता है इसे क्या लिख देंगे हम, 3 दूनी 6, 1/3। तो हमारा आंसर हुआ 2 सही 1/3, जो कि डी ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। सवाल है समीकरण को हल करिए। तो सिंपल सरलीकरण का सवाल है और इसको हमें हल करना है। तो जैसे कि हम बोर्ड मास के नियम से जानते हैं, सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करना है। तो ब्रैकेट है यहाँ पे और इसको हम हल करेंगे। इसमें 2 चिन्ह है, एक माइनस और एक भाग। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे 8 को 4 से, तो कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पे क्या है, 90 भाग 6 गुणा, देखिए यहाँ 8 को 4 से भाग देके 2 आया था, 24 में से 2 घटा के आ जाएगा आपका 22। अब यहाँ कितना है, भाग 3। इस तरीके से अब आप क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ भाग है, ये वाला ये गुणा है, और इसको हल करके आपका कितना आ गया है, कुल मिला के 22, और भाग कितना 3। अब हम इससे भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे भाग कर देंगे, तो 15 6 90, तो यहाँ कितना आया है 15 गुणा। अब इसको भाग करना है, तो 22 भाग कितना 3। तो 22 तो नहीं कट रहा, कई बार आपको लगेगा कि ये नहीं कट रहा, तो क्या करें, कोई बात नहीं। देखिए ये कितना आ गया था 15, तो 15 गुणा ये 22 और बटे 3 लिख लिया। अब 15 गुणा 22, ये आराम से आपको ये काट दीजिए आप, 3 पंजे 15। अब गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, तो 110, जो कि आपका आंसर ये है। और बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। एक समुच्चय में 3 से शुरू होने वाले क्रमागत 5 पूर्णांक, तो 3 से शुरू होने वाले 5 पूर्णांक की बात करें तो पहला 3, फिर अगला 4, फिर 5, फिर 6 और फिर क्या 7। तो ये है 3 से, जो स्टार्ट कहाँ से हुए, 3 से, और 5 पूर्णांक है, 1 2 3 4 5, और क्रमागत है, 3 के बाद 4 क्रम में, 5 6 और 7 इनका औसत। और फिर क्या कहा, अगर सबसे बड़ा पूर्णांक घटा दे, यानी कि क्या हटा दे, 7 हटा दे, तो क्या बचेगा फिर 3
4, 5 और 6। तो कह रहे हैं कि देखिए एक समुच्चय में 3 से शुरू होने वाले क्रमागत पूर्णांक, तो 3 से शुरू होने वाले 5 पूर्णांक हमने यहाँ लिख दिए। यदि समुच्चय में से सबसे बड़ा पूर्णांक यानी कि यहाँ पे 7 हमने हटा दिया जाए तो उस समुच्चय के औसत में, तो पहले इनका औसत निकाल लेंगे हम यहाँ पे, है ना, उनके औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी और फिर इनका निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कितनी कमी आई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहली संख्या क्या है 7, 3 और ये क्या है 7, तो हमें पता है जहाँ अंतर समान होता है वहाँ औसत क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम बटे 2। तो यहाँ 7 और 3 10, 10 बटे 2, तो कितना आ गया, 5 आ गया। और अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पर भी बस एक संख्या, बड़ी संख्या क्या है 6 है, अगर इन्हें ले हम तो पहली संख्या 3 और अंतिम कितनी 6 बटे 2 करें तो 3 और 6 9, 9 बटे 2, तो कितना आ गया 4.5। अब देखिए पहला औसत था 5, 5 संख्याओं का एक छोड़ने के बाद 4 संख्याओं का औसत आया 4.5, तो कितने की कमी आई है, 0.5 की कमी आई है। तो 0.5 की कमी आई है और पहले कितना था भाई 5 था, तो 5 बटे में लिखा, परसेंटेज निकालना है ना, जितनी कमी आई ऊपर लिख दी, जिस पहले क्या था 5 नीचे, और गुणा परसेंटेज के लिए 100, तो यहाँ पॉइंट हटाया तो 10 आ गया, है ना, 0 यहाँ काटिए, 5 को काट दीजिए, कितना बचा 10%। और उम्मीद है सवाल क्लियर है, आंसर हुआ हमारा बी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं, क्या है सवाल। आयरीन नाम दिया है किसी का, ने एक मास्क को 308 रुपये में बेचा, 308 रुपये में बेचा, तो ये क्या हुआ विक्रय मूल्य। तो हम पार्टी ट्रिक से करने वाले हैं और हम जानते हैं विक्रय मूल्य हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना 308 रुपये में बेचा, उसे उस पर 12% की क्या हुई, हानि हुई, तो 12% हानि हमने यहाँ पे लिख ली। फिर क्या कहा कि 10% का लाभ कमाना है, अब वापस 10% का लाभ हमने यहाँ लिखा, और उसे कितने में विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए, तो फिर से हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो एक विक्रय मूल्य है जिस पे पहले 12 की हानि है और एक विक्रय मूल्य हमें बताना है जिस पर हमें 10% का लाभ बताना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए पार्टी ट्रिक क्या बता रही है हमें कि भाई ये 308 लिखा, बटे की लाइन खींचिए, ये 12 नीचे आ रहा है तो 100 में से 12 को घटाइए, 88 लिख दीजिए, और ये ऊपर जा रहा है 10, 110 यहाँ पे लिख दीजिए, और बस इसे सोल्व करिए। जैसे कि देखिए एक काम करते हैं, 11 से काटते हैं, 11 ढाई, और 11 से इसको काट लीजिए, 11 8 88, और 2 से और काट देते हैं, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, अब 4 से इसको काट देते हैं, 4 सते 28, है ना, 4 सते 28, तो 77 बार कटा है, 5 से गुणा करिए, 5 सते 35, 5 सते 35 तो 38, तो 385 जो कि हमारा आंसर हो गया डी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं, लाभ हानि का सवाल है हमारा। कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। सिलाई शुल्क 40 रुपये देने के बाद, तो देखिए 600 रुपये उसका क्रय मूल्य और 40 रुपये उसमें ऐड कर देंगे, तो लागत हो जाएगी हमारी कपड़े की कितनी, 640 रुपये। तो हमने 600 रुपये का कपड़ा खरीदा है, 40 रुपये सिलाई शुल्क, उस हिसाब से जोड़ के कितना आ गया, 640 रुपये लागत कह सकते हैं। और लाभ कितना है 12.5, है ना, 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो 12.5%, अगर हम पहाड़ी ट्रिक से करें तो सिंपल सी बात है कि क्या लिखेंगे हम, 640 बटे की लाइन खींच देंगे, 100 को जोड़ देंगे इसमें वही, है ना, 112.5 में, और बटे में कितना 100। अब क्या करिए, पॉइंट हटाइए और सिंपल इसकी क्या करिए भाई, कैलकुलेशन कर दीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 720। अगर आपको लगे कि यहाँ गुणा भाग आपकी बड़ी हो रही है तो आप मेथड को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप इसके फ्रैक्शन में बदल दें तो ये 1/8 हो जाएगा, है ना, 12.5% को अगर आप भिन्न में बदलेंगे पॉइंट हटा के, तो आपको पता है 125 8 1000, तो कितना हो गया, 1/8 हो गया। यहाँ से अगर 8 को क्या मान के चलेंगे आप, क्रय मूल्य, है ना, 1 क्या है आपका लाभ है, उस हिसाब से विक्रय मूल्य क्या होगा, 8 और 1 जोड़ के 9। तो देखिए क्रय मूल्य या लागत कहिए तो 8 का मान कितना है आपके पास 640, है ना, 8 से काट देंगे तो 8 8 64, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 80, तो अगर आप 9 में गुणा कर दें तो 8 9 72, तब ये 720 आ जाएगा। तो जैसे कि आपको कैलकुलेशन आसान लगे वैसे करिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को करते हैं। ए ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें 37,500 रुपये के साथ बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ क्या है 3:1 के अनुपात में हो, साझा किया जाए, तो कितने महीनों के बाद बी शामिल हुआ। देखिए तो यहाँ पे वर्ष का अंत मतलब टोटल महीने कितने मान के चलेंगे हम, 12, है ना, एक वर्ष में कितने महीने हैं 12, और हम अच्छे से जानते हैं इसमें क्या होता है, पूंजी या धन गुणा समय, है ना, तो ए की पूंजी गुणा उसका समय बटे क्या होगा, बी की पूंजी गुणा उसका समय, और यहां से जो आता है उनके लाभ का अनुपात आता है, तो ए का लाभ का अनुपात
और बटे क्या, बी के लाभ का अनुपात। ये हमें याद रखना होता है। तो ए की पूंजी की अगर बात करें तो हमें पता है कितनी, 75,000 दे दी गई है। समय की बात करें तो वर्ष के अंत की बात है पूरा, तो शुरुआत से ही लगा है तो पूरे के पूरे 12 महीने हम समझेंगे, है ना। शुरुआत की एस ने और वर्ष के अंत में अनुपात बटा है, तो पूरे ए के 12 महीने। बी की बात करें तो 37,500 रुपये लगाकर वो व्यवसाय में शामिल हुआ है, 37,500। तो यहाँ पे कुछ महीने बाद आया है, तो कितने महीने बाद आए ये नहीं पता लगेगा शुरू में, ये लगेगा कि कितने महीने तक रहा। तो हमने लिखा कि वो 12 में से x महीने रहा, तो उस हिसाब से अगर लाभ का अनुपात है तो कितना, 3:1। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करते हैं, चलिए। ठीक है, 2 जीरो काट दी यहाँ पे, चलिए 15 से काट देते हैं। 15 5 75 है ना, 15 दूनी 30, 15 5 75, 25 दूनी 50, इस तरीके से। और यहाँ पे 12 दूनी 24 बटे कितना बचा हुआ है, x बराबर 3/1। 3 एकम 3, 3 अठे 24। तो क्रॉस गुणा करिए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यानी कि वो 8 महीने तक क्या लगा रहा। x क्या था कि b जो है 8 महीने, 12 में से 8 महीने लगा, तो कितने महीने बाद आया, 12 में से 8 महीने बाद में लगाओ तो कितने महीने बाद आया, 4 माह बाद। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर हम देंगे। तो आंसर हुआ 4 महीने बाद। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। बी और सी एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी और सी, तो हम क्या लिखेंगे, बी प्लस सी कितने दिनों में करता है, 40 दिनों में। वहीं अगर हम बात करें ए प्लस बी और सी की, तो वो कितने दिन में करते हैं, 20 दिनों में। तो ए अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, जो कि कितना आ गया है, 40। 40 से 40 को भाग देके इनकी अक्षमता कितनी आई, 1, और 20 से भाग देके कितनी आई, 2। देखिए ये तीनों की अक्षमता कितनी है, 2 है। बी और सी की कितनी है, 1 है। तो जैसे ही हम इन्हें घटाएंगे तो किसकी आएगी, देखिए यहाँ पे ए की आएगी, है ना। बी और सी की घटाने से किसकी आएगी, ए की बचेगी। तो 2 में से 1 घटेगा तो ए की अक्षमता कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ पे हमारे पास कार्य कितना है, 40, उसको हम 1 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना है, 40 दिन, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। 110 रुपये की लागत वाली, है ना, 110 रुपये की लागत वाली वस्तु, है ना, 104.5 रुपये में बेची गई, तो कितनी छूट दी गई। तो लागत वैसे सामान्यतः हम क्रय मूल्य की तरफ लगते हैं, लेकिन यहाँ पे इस लागत पे क्या है भाई, छूट है। तो ये अंकित मूल्य का काम इस समय कर रहा है। तो 110 रुपये की चीज़ है जिसे हमने कितने की, इतने में बेच दी, 104.5 में। इस तरीके से समझेंगे आप। तुमने छूट कितने की दी है, 110 में से आप 4 ये घटा दीजिए तो कितना आया, 5.5। और हम अच्छे से जानते हैं कि छूट प्रतिशत बराबर कितना होता है, छूट बटे अंकित मूल्य, जहाँ पे जो जिस पे छूट है वो मूल्य कहे। इस सवाल में वो लागत का काम कर रहा था, और गुणा कितना, 100%। तो छूट लिखिए ऊपर 5.5 बटे में कितना, 110 पे छूट है, ये गुणा कितना, 100 करेंगे हम यहाँ पे। तो पॉइंट हटेगा तो 0 आएगी, दोनों 0 से काट दो भाई, और 11 पंजे 55। तो छूट जो है वो कितने परसेंट है यहाँ पे, 5%, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। सवाल है, 11 पारी पूरी करने के बाद सम्राट, किसी व्यक्ति का नाम दिया है, का औसत जो रन है वो कितना है, 51 है। अपनी अगली पारी में 2 रन से औसत को बढ़ाना चाहता है ना। बढ़ाने के लिए उसे कितने रन बनाने की जरूरत है ना, ये हमारे विकल्प है। तो जैसे कि हम जानते हैं औसत में हम बहुत ही सामान्य तरीके से सवाल कर देंगे कि संख्या गुणा औसत बराबर क्या होता है, योग हो जाएगा, योग। तो यहाँ पे बात आई कितनी पारी की, 11 पारी की। तो 11 पारी जिनमें औसत कितना है, 51 है, गुणा कर लेते हैं। तो 1 5 और 1 6, ये आपका 5। ठीक है, तो ये इनकी गुणा है, 561 रन, यानी कि उसके अभी तक हैं, इतने रन हैं। और अगर बात करें कि अगली पारी में, तो अगली पारी जब होगी तो संख्या 11 से बढ़कर कितनी हो जाएगी पारी की, 12। और औसत रन को कितना बढ़ाना चाहता है, 2 रन। तो 51 से बढ़ाकर 2 और, यानी कि 53 करना चाहता है। तो यहाँ पे आगे गुणा कर देते हैं, 12 3 36 और 12 5 60, 63। तो कितने रन बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 11 का योग है ये, 12 का योग है ये, घटा दीजिए। तो 6 में से 1 गया, 5 बच गए हैं यहाँ पे, 13 में से 7 बचे हैं, और आंसर आ गया है 75, जो कि आपका ऑप्शन है ए। और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को करते हैं। कहा है, किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% की हानि और 11% के लाभ के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 108 रुपये, है ना। यदि 12% का लाभ अर्जित करना हो तब खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए 13% की हानि, यानी कि अगर विक्रय मूल्य को, पहले क्रय मूल्य मान के चलेंगे,
क्रय मूल्य कितना मान लें हम 100%, तो 13% की हानि मतलब 87 में बिक रहा है वो, और फिर अगर 11 का लाभ हो तो 111 में, तो यहाँ पे अगर अंतर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 24% का अंतर है ना। तो 24% यहाँ पे इनका अंतर है। आप इन्हें घटा के देख लीजिए, 11 में तो 7 के 4 है ना, 10 में 8 के 2, तो 24% का जो अंतर है, अंतर वो किसके बराबर होगा फिर, 108 के, 108। तो 1% बराबर किसके होगा, 108/24, इस तरीके से। और अगर आप क्रय मूल्य निकाल लेंगे पहले तो गुणा करेंगे 100 से। तो चलिए इसको करते हैं 16, तो 4 से काटते हैं, 4 6 24 ऐसे, 4 दूनी 8, 4 7 28, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 से कटेगा 9 बार, और 2 से ये गया 50, तो 5 9 45, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 450 रुपये। तो समझिए अगर क्रय मूल्य 450 है और अब हमें 12% का लाभ कमाना है, तब हमें उसका विक्रय मूल्य बताना है, तो कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य कितना आ चुका है 450 गुणा यहाँ पे 112 और बटे कितना 100, जीरो काटिए, 5 से 9 बार गया, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 5 10, 2 6 12, गुणा करेंगे 9 6 54, 9 5 45, 5 50, तो ये आ गया है आपका 504, जो कि आपके ऑप्शन है सी में। और बढ़ते हैं अगले सवाल। तो देखिए इस सवाल को बड़े ध्यान से करना है, पेपर का सवाल है ना, और काफ़ी बढ़िया सवाल है। एक जहाज ने तट से 15 किलोमीटर दूर तक रिसाव विकसित किया और फिर अधिकतम 18 मिनट के लिए, तो यहाँ पे एक समुद्र तट है, देख मतलब यहाँ जहाँ पे जाना है, एक जहाज है, जहाज की हम इस तरीके से जहाज आप मानिए कि एक जहाज है, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, रिसाव हो गया है, तो 15 किलोमीटर दूर, तो तट से कितनी दूर है, 15 किलोमीटर की दूरी अभी यहाँ पे है। अधिकतम 18 मिनट के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तट की ओर जा रहा है। अभी भी ये रुका नहीं हुआ है, अभी इसकी गति कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये अभी चल कितने मिनट सकता है, 18 मिनट बाकी है डूबने के लिए, है ना। एक बचाव जहाज जिसे तुरंत तट से भेजा गया, तो इन्हें जैसे ही पता लगा 15 किलोमीटर दूरी पर और ये 10 की स्पीड से बढ़ रहा है और इसके पास अभी कितने मिनट है, 18 मिनट है डूबने के लिए, तो एक बचाव जहाज इधर से एक जहाज आप इधर भेज रहे हैं, है ना, तुरंत भेजा गया यात्रियों के बचाव के लिए। जहाज तक पहुंचने के बाद जैसे ये जहाज यहाँ इसके पास पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ पे जितने भी यात्री हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें है ना उतारना पड़ेगा ताकि वो बच सके, है ना। यात्री को बचाने के लिए, बचाव पूरा करने के लिए 6 मिनट लगेंगे, यानी कि इन यात्रियों को यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए 6 मिनट अलग से लगनी है, 6 मिनट लगेंगे। और इसके पास कितना टाइम है, 18 मिनट अभी इसके पास है, 6 मिनट लगेंगे। जहाज पर सभी को सफलतापूर्वक निकालने में सक्षम होने के लिए बचाव जहाज की न्यूनतम गति क्या होगी। अब देखिए समझिए, यहाँ पे इसके पास कितना समय है, 18 मिनट है ना। जहाज अभी 18 मिनट बाद डूब जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे अगर हम 18 मिनट में ही पहुंचे तो तब तक तो ये आती डूब जाएगा, 6 मिनट तो इन्हें उतारने में भी लगेगा, तो इसका मतलब आने के लिए टाइम है केवल 12 मिनट के अंदर वहां पर आना पड़ेगा। जहाज के पास इस जहाज को 12 मिनट के अंदर आना पड़ेगा ताकि 6 मिनट में इन्हें सभी को उतार भी सके। तो 12 मिनट में आएगा और दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर की दूरी अगर हम बात करें कितने मिनट में तय करनी है, 12 मिनट में तय करनी है। तो उसके लिए चाल क्या होगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी होगी, 15 किलोमीटर, और समय कितना हो गया यहाँ पे 12 मिनट, 12 बटे कितना कर लेंगे 60, है ना। ये 60 ऊपर चले जाएगा, क्यों, हमने मिनट को घंटे मतलब है। तो 15 गुणा 60 बटे कितना 12, 12 पंजे 60, 15 5 75, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हमारा आंसर है, नहीं बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी एक चीज मिस है, क्या कि ये जहाज खुद कितनी गति से जब बढ़ रहा है, 10 की स्पीड से, तो ये बढ़ रहा है, ये मान लीजिए x की स्पीड से बढ़ रहा है, और विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, जुड़ती है। तो यहाँ पे इसकी चाल 10 है, दूसरे वाले की x है, और टोटल मान ही तो क्या आया है 75। भाई 10 से तो ये भी बढ़ रहा है आगे, और ये इधर किस चाल से बढ़े, ताकि टोटल दूरी कितनी हो, मतलब चाल कितनी हो 75। तो यहाँ पे 10 इधर घटा दीजिए, तो इस जहाज जो इधर से जाएगा उसकी न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए, 10 घटा लीजिए, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 10 की स्पीड से ये जाएगा, 65 से वो आए, तो 75 किलोमीटर की रफ्तार इनकी सापेक्ष चाल होगी, एक दूसरे के समीप आने की। और इस तरीके से ये जो है 12 मिनट में यहाँ पर क्या होंगे, 12 मिनट में पहुंच जाएगा, और 18 मिनट है इनके, 6 मिनट बाद वो क्या होगा, बच भी जाएगा। तो एक बार दोबारा से देखते हैं। तो सवाल क्या था, है ना, कि 15 किलोमीटर दूर पर एक जहाज में रिसाव हुआ तट से, ठीक है जी, 15 किलोमीटर की दूरी पे है, और इसे 18 मिनट अभी इस पे है, लेकिन और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे बढ़ रहा है। तो हमने क्या करा, देखिए
कि 18 मिनट है, 6 मिनट उसे क्या लगेंगे, बचाव में लगने वाले हैं। तो कितने मिनट में पहुंचना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट में आ जाना चाहिए। तो कुल दूरी है 15 किलोमीटर, समय कितना है अब हमारे पास 12 मिनट है ना। मिनट को हमने घंटे में बदलने के लिए क्या करा, 60 से भाग, जो कि 60 ऊपर गया, 12 पंजे 60, 15 5 75। तो इनकी जो सापेक्ष चाल है वो कितनी होनी चाहिए, 75। 75 की रफ्तार से एक दूसरे के समीप आना चाहिए। ये 10 से बढ़ रहा है और 75 हो तो कितने से बढ़े, 65 से बढ़ेगी, ताकि ये 75 की स्पीड से एक दूसरे से मिल जाए। तो दूसरी जहाज की जो रफ्तार होगी, न्यूनतम रफ्तार, वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा न्यूनतम होनी चाहिए। हमारा आंसर हुआ डी। और उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया। आज इतने रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करें। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।